ऊर्जा सबसे पहले तो इस कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधे पहले बनाते हैं, ठीक है? अपना हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम लोग एक नए जो हमने क्लास 10 की एक नई सीरीज शुरू की हुई है, इसमें हमने क्या है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और इसके आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं देखते हो क्या है, जय प्रक्रम क्या है, तो हम उसके बारे में देखेंगे। और क्या है जय प्रक्रम, चैप्टर का नाम क्या है, जय प्रक्रम। हम डायरेक्ट मुद्दे की बात कर रहे हैं, थोड़ा बढ़ा लीजिए इसे। जय जय प्रक्रम, जय प्रक्रम क्या है, इसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया पहले। तो जय प्रक्रम क्या है? जय प्रक्रम सबसे पहले तो क्या होता है, सजीव में होता है। जय प्रक्रम किस में होता है, मेन इसका टॉपिक है कि ये सिर्फ सजीव में होता है। किसमें? सजीव में। जय प्रक्रम जो होता है वो सजीव में होता है। और ये जय प्रक्रम क्या है, जैसे हम फोन देख रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई भी काम करें, तो इनके बीच क्या हमारे अंदर बहुत से प्रोसेस, जैसे खाने का पचना हुआ, ऑक्सीजन का लेना और बाहर निकालना, ये सब क्या है जय प्रक्रम में आता है। और ये सब किस में होता है, सजीव में होता है, ठीक है। तो जो ये सजीव में होता है, जैसे कि प्राणी हो गए, कौन हो गए, प्राणी हो गए, और पौधों में, किसमें, पेड़ पौधों में, पेड़ और पौधों में क्या होता है, ये पहली बात तो ये सजीव है, सजीव। और इनके अंदर क्या हो रहा है, जैव परिक्रम, जैव, ये पेड़ प्राणी और क्या है, प्राणी और पेड़ पौधे, ये दोनों क्या हैं, सजीव हैं। और जो भी सजीव उनके अंदर क्या होता है, जैव प्रक्रम होता है। तो जैव प्रक्रम क्या होता है, हम बुक में इसको देखते हैं, बुक में क्या दिया हुआ है, तो देखिए इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन बना चुके हैं। और जो भी क्वेश्चन आएगा जय प्रक्रम क्लास 10 की जो बुक दी हुई है, वो क्वेश्चन बेसिकली यहीं से बनना शुरू होगा कि जय प्रक्रम क्या होता है, यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू होगा। इस चैप्टर का पूरा नहीं होगा। कह रहा है कि जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। क्या कह रहा है कि जीवों का जो अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। जैसे कि हम अगर कोई मशीन ले लें तो उसकी क्या ना करें, उसमें ना फ्यूल डालें, कोई इसको एनर्जी ना दे या फिर उसकी कोई मरम्मत ना करे, तो क्या होगा, वो कुछ समय तो काम करेगी लेकिन फिर क्या करेगी, कोई काम ही नहीं करेगी। या फिर हमारे पास फोन है तो फोन में चार्ज ना लगाएं या फिर उसमें डाटा ना डालें, तो क्या वो कुछ काम नहीं करेगा। उसी तरह जो हमारा शरीर है, अगर हम अपने शरीर को ऊर्जा ना दें, भोजन ना करें, तो ऊर्जा मिलेगी नहीं, तो हमारा शरीर काम करेगा नहीं। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी तो जो हमारी सेलें नष्ट होंगी तो उनमें क्या भरपाई हो ही नहीं पाएगी, तो एक समय बाद क्या होगा, हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। तो कह रहा है वही कि जो जीवों में अनुरक्षण का कार्य निरंतर होना चाहिए, मतलब हमारे शरीर में अनुरक्षण का काम लगातार होता रहना ही चाहिए। फिर कह रहे उस समय भी चलता रहता है। कह रहा है कि जो अनुरक्षण काम उस समय भी चलता रहता है, कब, जब हम सोए हों, बैठे हों या फिर कोई भी काम करते हों। जैसे कि हम सोए हुए हैं तो ऑक्सीजन को ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, तो भी क्या कर कुछ काम हो रहा है। तब भी क्या, सोए या बैठे तब भी क्या होता है, जय प्रक्रम काम होता रहता है। फिर कह रहा है कि जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं, जब हम सो रहे हों, देखिए कह रहे हैं जब वो कोई विशेष कार्य मतलब कुछ काम ना करे, सोए बैठे हों अथवा कक्षा में बैठे हों, उस समय भी अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। कह रहे हैं कि जब वो सोए बैठे हों या फिर कक्षा में बैठे या फिर कोई और काम कर रहे हों, तब भी क्या किसी काम अनुरक्षण का काम होता रहना चाहिए। अनुरक्षण मतलब होता है देख रेख करना उसका। वे सभी परिक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण कार्य करते हैं। अब देखिए जो सम्मिलित होता है, एक शब्द आएगा लगभग हमेशा ये, क्या सम्मिलित है, क्या आएगा, सम्मिलित, क्या आएगा,
सम्मिलित, सम्मिलित। तो इसका मतलब ये होता है कि जो सम्मिलित मतलब होता है कि एक दूसरे से मिलकर, जैसे क्या हुआ कि हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन हमने नाक से लिया, अब क्या हुआ श्वास नली में गए, तो श्वास नली कही कि अरे भाई मैं तो काम करूंगा ही नहीं, तो एक जैसे एक फनी बात हो गई, ठीक। तो कहे कि मैं काम करूंगा ही नहीं, तो क्या होगा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो जो भी हमारे शरीर में से श्वसन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है और वहन हो रहा है, तो ये सब क्या करें, एक दूसरे से मिले और मिल करके काम करें। तो इसका मतलब होता है कि एक दूसरे से, एक दूसरे दूसरे एक दूसरे से मिलकर मिलकर कार्य करना, क्या करना, कार्य करना या काम करना, उसी को कहते हैं सम्मिलित, ठीक। मतलब जब हमने सांस लिया, श्वास नली में गई, फेफड़े में गई, तो जो शुद्ध ऑक्सीजन को लिया, ब्लड में मिला, हेमोग्लोबिन सब क्या हुआ, ऑक्सीजन का अलग अलग अंग जो जिसका काम था वो करने लगे। तो सम्मिलित मतलब जो कि मिलजुल करके कर रहे हैं। फिर आगे देखिए क्या दिया हुआ है, आगे कह रहा है कि ये सब जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब मेन पॉइंट हम लोग का ये हो गया इसमें कि एक क्या दिया, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल गया, यानी एक तरह से क्वेश्चन मिल गया। क्या मिल गया, क्वेश्चन क्या मिला, पीला कर लीजिए। फिर कह रहा है कि क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, ठीक। देखिए क्या हुआ, थोड़ा चेंज कर लिया जाए, ठीक से दिख नहीं रहा था। कह रहा है कि क्योंकि क्षति टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अब ऐसा नहीं है कि जो अनुरक्षण का काम हो रहा है सिर्फ अनुरक्षण का काम हो रहा है, टूट फूट के लिए ही हो रहा है, वो और भी काम के लिए, जैसे हमारे वृद्धि के लिए और जो हमारी सेलें नष्ट हो रही हैं उनके लिए भी अनुरक्षण का काम होता रहना चाहिए, ठीक है। अब कह रहे हैं अतः, क्या कह रहे हैं, अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बेसिकली भाई जब कोई भी काम होगा हमारे अंदर, देख रहे कोई सेल की मरम्मत हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो उन सब के लिए ऊर्जा मिलेगी। अब देखिए ऊर्जा बार बार है, तो ऊर्जा क्या है, अब हम लोग ऊर्जा देख रहे हैं, ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, ठीक। तो ये जो ऊर्जा है, क्या ऊर्जा, ऊर्जा सबसे पहले तो इस कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधे पहले बनाते हैं, ठीक है, अपना पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, इनसे क्या मिलता है, हमें भोजन मिलता है, इनसे क्या मिलता है, हमें भोजन मिलता है, भोजन से क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। इतने प्रोसेस के बाद तब जाकर के हमें ऊर्जा मिलती है। पहले तो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, अपना ग्रोथ करते हैं, फिर पेड़ पौधे से हम क्या करते हैं, हम क्या लेते हैं, हम उनसे भोजन लेते हैं। फिर जब हम भोजन लेते हैं तो हम जो भोजन लेते हैं उन किसके रूप में जाते हैं, अंदर क्या होता है, ऊर्जा के रूप में हमें मिलता है। ये आपको लगभग ऊर्जा शब्द कई बार भी आ चुका है, आता भी रहेगा, तो आप समझ लें, ठीक। कह रहे ये ऊर्जा एकल जीव शरीर के बाहर से आती है। अब जो कह रही ये जो ऊर्जा है एकल जीव के किससे बाहर से आती है, कहाँ से आती है, जो एकल जीव के बाहर से आती है। इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में हस्तांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। अब जो देखिए कह रहा हस्तांतरण, हस्तांतरण का मतलब ये होता है किसका, हस्तांतरण, हस्तांतरण का मतलब होता है कि भेजना, ठीक, भेजना। जैसे कि मैं आपके पास क्या कर रहा हूँ, वीडियो बना के भेज रहा हूँ ताकि आप बहुत बेहतर से पढ़ सकें। अब कह रहे हैं कि ये उस ऊर्जा स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। अब जो हमें ऊर्जा लेना है, हम तो क्या किया, हमने क्या किया, भोजन किया, भोजन किया मतलब कि हमने पोषण किया। फिर क्या कह रहे हैं, जो हमने भोजन किया वो ऊर्जा का स्रोत, जो ऊर्जा का स्रोत किससे हमें मिलेगा, हम भोजन करें तो भोजन हमसे, हमें बाहर से मिल रहा है, हमसे बाहर से तो भोजन मिल रहा है। फिर जो भोजन बाहर से मिल रहा है जब अंदर जा रहा है तो किसके रूप में बदल रहा है, ऊर्जा के रूप में मिल रहा है। फिर ऊर्जा के रूप में जब बदल रहा है तो ऊर्जा क्या करेगी, शरीर के हर भाग में भेजना है जहाँ जिसकी जरूरत होगी, इसको क्या करेगा, हस्तांतरण करेगा। तो ये जो प्रोसेस, जो भोजन हो रहा है, ऊर्जा बन रहा है और भेजना, तो इन सब करने के लिए क्या एक प्रक्रम की आवश्यकता होगी, किसकी, एक प्रोसेस की आवश्यकता होगी।
तो इन्हें क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे, पोषण कहते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है, क्या होती है? जो जीव उनमें शारीरिक वृद्धि होती है, मतलब कि उनकी शरीर क्या कर रही है? ग्रोथ कर रही है, यानी वृद्धि कर रही है। तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री भी आवश्यकता होती है। अब देखिए जो कच्ची सामग्री क्या होती है, जब भी क्या करेगा जीव वृद्धि करेगा तो उसको कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी। तो जो कच्ची सामग्री क्या होती है, हम लोग ये देते हैं, ये जो कच्ची सामग्री क्या है, क्या कह रहा है? एक कच्ची सामग्री, कौन सी सामग्री? कच्ची सामग्री, कच्ची सामग्री, ये कौन सी? जीवों की। अब कच्ची सामग्री में ये आ जाता है कि जैसे वो क्या हो गया? पानी हो गया। पानी तो कच्ची सामग्री है ना, कि हम इसे कोई पका के थोड़ी ना पीता है। फिर क्या आ गया? फल आ गया। एक तो पका फल होता है लेकिन वो पकाया नहीं जाता, वो खुद से पकते हैं, भी एक कच्ची सामग्री है। या फिर क्या होगा? फल का जूस, फल का जूस। ठीक, ये सब क्या है? एक कच्ची सामग्री है आदि। ये सब क्या है? कच्ची सामग्री है जो हम कच्ची सामग्री के रूप में अपने अंदर लेते हैं। फिर आगे देखिए क्या दिया है, आगे क्या दिया है, कह रहा है कि क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर करता है। अब देखिए कह रहा है कि जो जीवन है पृथ्वी पर कार्बनिक अणुओं पे आधारित है। अब देखिए एक मेन पॉइंट यहाँ भी मिल गया, क्या? कार्बन आधारित अणुओं पर। ये जो कार्बन आधारित अणु क्या होते हैं? ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो हमारा पृथ्वी पे जीवन है, जो हम इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, आपको मालूम होगा कि हम पृथ्वी पर ही रहते हैं ना कि कोई और ग्रह पे। तो जो इस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं तो एक कार्बन आधारित अणु पे। अब कार्बन आधारित अणु क्या है, इसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। हम लोग बेसिकली नोट्स भी बनाते यहीं से जाएंगे, एनसीईआरटी से ही, जो पढ़ रहे हैं तो यहीं से नोट्स भी बनाएंगे। क्या है? कार्बन आधारित आधारित कार्बन आधारित क्या? अणु। अब इनमें देखिए क्या क्या आता है, इनमें क्या क्या आता है, जैसे क्या हो गया? जैसे कार्बन आधारित अणु, जैसे क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, क्या? कार्बोहाइड्रेट। फिर क्या हो गए? प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, और क्या है? विटामिन्स, विटामिन्स। ये सब क्या है? इन सब कार्बनिक आधारित अणु होते हैं। ये क्या है? सब कार्बनिक आधारित अणु। क्या क्या उसमें? कार्बोहाइड्रेट आ गए, प्रोटीन्स आ गए, विटामिन, और भी ऐसे कई तत्व हैं जो कार्बन आधारित अणु होते हैं। सॉरी जो कि हमारा कैमरा बंद हो गया तो थोड़ा देर रोकना पड़ा। ठीक है, फिर हम आगे देखने क्या है। इन कार्बन स्रोत जटिल के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम प्रयुक्त करते हैं। अब देखिए पोषण भी दो प्रकार के होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। अब कह रहे हैं विविध मतलब होता है अलग अलग। विविध, इसका मतलब ये होता है कि अलग अलग। सजीव में क्या क्या आते हैं? प्राणी आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, तो इनका ऐसे ही पोषण अलग होता है। ठीक, कह रहे विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रयुक्त करते हैं। अब जो इन कार्बन की जटिलता के अनुसार, मतलब जैसे जो क्या है, जो हमें यहाँ से भोजन मिल रहा है तो हम लोग जटिल के रूप में कर रहे हैं, कुछ लोग सरल रूप में करते होंगे, कि हम लोग जटिल सरल बनाते हैं लेकिन वो लोग सरल ही करते होंगे। अब कह रहा है फिर चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है। हाँ भाई देखिए कह रहा है कि जो हमारा पर्यावरण ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य ही इस पे क्या है, मनुष्य का ही इस पे काबू है कि मनुष्य जो चाहे वो करे। इस पे हर जीव अलग अलग हैं, वो क्या कर रहे हैं अपना वहाँ से हेल्प ले रहे हैं जो भी उनको मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि अगर मनुष्य रहे तो रह पाएंगे, हर जीव एक दूसरे पे निर्भर है। अगर क्या जानवर जैसे पेड़ पौधे हैं उनसे हमें भोजन मिल रहा है, ठीक है, तो हम कुछ काम कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिसपे एक ही जीव इस पर्यावरण पे अपना
निर्भर रखा हुआ है वही सिर्फ फायदा लेगा। हर जीव हैं एक दूसरे से क्या हुए मिल करके काम कर रहे हैं, ठीक है, कि एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि अतः ऊर्जा के बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। अब कह रहा है कि जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अब फिर कह रहा है शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोत के विघटन का निर्माण की आवश्यकता होती है। अब जो विघटन होता है मतलब कि टूटना, इसका और भी मतलब होता है लेकिन यहाँ टूटना देखा जाएगा। विघटन मतलब ये क्या क्या लिखा जा रहा है, विघटन यानी रासायनिक। कह रहा है कि क्या कह रहा है कि जो शरीर के अंदर ऊर्जा इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है। अब शरीर के अंदर जो ऊर्जा है इसका रासायनिक रूप या फिर रासायनिक रूप बनना, मतलब जो भोजन ले रहे हैं अंदर क्या एक रासायनिक, जैसे भोजन पच गया तो एक क्या रासायनिक काम हो गया, तो इसकी भी आवश्यकता। ऐसा नहीं कि अगर चावल गया तो कहीं अलग, दाल गई तो कहीं अलग इकट्ठा हो रही है, सब्जी गई तो कहीं इकट्ठा हो रही है, सब क्या जा रहे हैं एक साथ मिल जा रहे हैं और कोई एक नई चीज बना रही है जिससे हमें ऊर्जा मिल रही है। फिर कह रहा है कि जिससे कि अंततः ऊर्जा एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जानी चाहिए। अब देखिए कि अगर हमने क्या कहा कि जो हमने कहीं से भी भोजन को प्राप्त किया तो क्या हुआ वो एक रूप में मिल गए, या ठोस हो या फिर सॉलिड हो या फिर लिक्विड, तो लेकिन सॉलिड और लिक्विड दोनों होते हैं। जैसे द्रव के रूप में, किसके रूप में, द्रव, जैसे कि क्या फल का रस हो गया, जूस हो गया, या फिर ठोस हो गए चावल। तो हम इन दोनों को क्या अपने मुंह के माध्यम से ही पेट में ले जाएंगे तो क्या होंगे ये दोनों एक ही जाएंगे माध्यम से, लेकिन क्या होंगे दोनों एक साथ मिल जाएंगे एक समय बाद, फिर क्या होंगे एक साथ मिल जाएंगे। फिर कह रहा है कि ये विभिन्न क्या, ये विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी हैं। कह रहे हैं कि जो ये विभिन्न प्रकार के किसके अलग अलग प्रकार के आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव के शरीर के आचरण, अब कह रहे अलग अलग प्रकार के, और जो हमारा जीव जो जीव है उसके अनुरक्षण के लिए तथा उसकी शरीर की वृद्धि के लिए ये जो रासायनिक विघटन जो हो रहा है क्या एक समान ऊर्जा के स्रोत में, एक समान ऊर्जा के रूप में जो परिवर्तित हो जाना ये आवश्यक है, लेकिन विभिन्न आणविक गतियों के लिए, मतलब अलग अलग जो आणविक गतियां हमारे अंदर हो रही हैं उनके विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण के लिए, अनुरक्षण के तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण, हमारे शरीर में जो वृद्धि के लिए चीज़ें चाहिए वस्तुएं चाहिए, जो मतलब जैसे कि प्रोटीन, क्या हमारी जो शरीर बनती है प्रोटीन से मिलकर के, तो इन सब के लिए क्या होता है ये बहुत आणविक गतियाँ क्या होती है निर्माण की आवश्यक होती हैं। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला आवश्यक है। जैसे कि हमने क्या किया कार्बोहाइड्रेट लिया, रासायनिक क्रियाओं की श्रृंखला, इसको देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा खासा टॉपिक मिल गया। क्या है रासायनिक 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 थोड़ा आगे इसकी दूसरी स्लाइड बना ले रहे हैं। रासायनिक क्रियाओं के, आप लोग एकदम ध्यान से देखते रहें, इधर उधर ना भटकें, कुछ सोचे ना, सिर्फ पढ़ रहे हैं तो पढ़ते ही रहें और कोई फालतू काम ना करें। क्या कह रहे हैं रासायनिक रासायनिक क्या क्रियाओं रासायनिक, ये क्या हो गया, किसकी रासायनिक क्रियाओं की श्रृंखला। अब देखिए श्रृंखला क्या होता है। जैसे कि हमने क्या किया कार्बोहाइड्रेट को लिया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को लिया, फिर हमें उसे तोड़ना है क्योंकि उससे हमें ऊर्जा मिली, तो कैसे मिलेगी, हम क्या करेंगे कार्बोहाइड्रेट, हमने चावल खाना को खाना है, फिर हमने क्या किया ऑक्सीजन को लिया, तो ऑक्सीजन क्या कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम किया, तो हमें एटीपी के रूप में क्या मिली ऊर्जा मिली, और भी ऑक्सीजन और पानी में CO2 कुछ बना और कुछ पानी बना। तो जैसे देखिए कार्बोहाइड्रेट है हमारा, कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ है ऑक्सीजन मिला, तो हमें ऊर्जा भी मिली, क्या मिली ऊर्जा मिली,
CO2 मिला, H2O मिला, ठीक है, इसका हम समीकरण है। और ये कौन सी प्रक्रिया हो रही है? ये श्वसन हो रहा है। क्या हो रहा है? श्वसन हो रहा है, ठीक, श्वसन हो रहा है। अब देख क्या क्या, तो रासायनिक श्रृंखला के बारे में मतलब ऐसे कि और भी प्रोसेस है कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम हुआ, उत्सर्जन हुआ, ऐसे अलग अलग क्या प्रोसेस चलते रहते हैं। तो एक सब क्या रासायनिक क्रियाएं फिर श्रृंखला है। फिर क्या है? उपचयन अपचयन अपक्रियाएं, अणुओं में विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक क्रियाएं। अब जो हमारे अंदर रासायनिक प्रक्रियाएं श्रृंखलाएं हो रही हैं, उनमें क्या एक उपचयन और अपचयन एक क्या है, एक उदाहरण दिया हुआ है। उनमें उपचयन अपचयन क्या है, एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। और क्या करें कि बहुत से जीव जो है क्या कहाँ से ऑक्सीजन बाहर से ही प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कोई जीव है जो सिर्फ पेड़ पौधों को छोड़ करके, बल्कि पेड़ पौधे भी लेते हैं, ठीक है। तो हर कोई जीव जंतु जो है वो क्या करते हैं, बाहर से ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं। फिर कह रहे हैं कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना कोशिका की आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थों का विघटन उपयोग श्वसन कहलाता है। अब देखिए एक मिनट टॉपिक मिल गई। हम लोग इस जो इसमें है जैव प्रक्रिया, इसमें सब जो भी हमें पढ़ना है, श्वसन, उत्सर्जन और वहन, पोषण, इस थोड़ा थोड़ा सब में दे दिया। अब इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें ही जो दे दिया, अब इसके आगे हमें हेडिंग भी अलग अलग मिलेगी। अब देखिए इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि जो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कोशिका आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों का विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। अब क्या करेंगे, जो हम ऑक्सीजन शरीर के बाहर लेंगे, ऐसा नहीं कि जितना मिले उतना हम ले लें, जितनी हमारी कोशिका के अंदर आवश्यकता होगी, कितनी आवश्यकता है ऑक्सीजन की, उतना ही लेंगे, ठीक। ऐसा नहीं कि चाहे जितना जितना मिलेगी तो भरपूर लेते ही चले जाएं। फिर क्या करें, इतनी ही लेंगे ताकि जितना कोशिका की आवश्यकता हो। और फिर क्या करेंगे, उसके अनुसार खाद्य पदार्थों को, यानी जैसे कि जो हमने पोषण के बारे में बताया, पोषण ऐसे ही विघटन मतलब ऐसे ही टूट रहा है, फिर तब जाकर के हमें ऊर्जा मिली है। और जो ऑक्सीजन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थों का विघटन क्या हो रहा है, ये जो सब प्रोसेस हुआ है कार्बोहाइड्रेट का टूटना, ये सब श्वसन में ही आता है। फिर आगे देखिए क्या दिया हुआ है, एक कोश की जीव पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। अब देखिए जैसे कह रहा है कि जो एक कोश की जीव होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी पूरी सतह पर्यावरण के सतह, उनकी जो शरीर होती है पर्यावरण के सतह में मिली हुई होती है, संपर्क में होती है। जैसे कि जो एक कोश की जीव है, कौन से, एक कोश की, एक कोश की जीव, तो इनके साथ क्या होता है कि इनकी जो शरीर है, इनकी जो शरीर है, इनकी जो शरीर है पर्यावरण के संपर्क में, पूरी शरीर, पूरी शरीर पर्यावरण के संपर्क में रहती है। क्या करती है, रहती है। अब जो एक कोश की जीव होते हैं, इनकी क्या होती है, पूरी शरीर पर्यावरण के संपर्क में रहती है। अब आगे भी क्या दिया हुआ है, क्या दिया है कि इन्हें श्वसन, इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों के आदान प्रदान करने के लिए, या वेज यानी जो उसके अंदर क्या अवशिष्ट पदार्थ बचे जो उनकी आवश्यकता नहीं है, उनके निष्कासन मतलब कि निकालना, जो मतलब क्या करें वो लोग बाहर निकाल रही हैं, निकालने के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, एक कोश की जीव है, जो एक कोश की जीव है, कौन से जीव हैं, एक कोश की, एक कोश की जीव। अब देखिए एक ही मेन टॉपिक है, आता जाएगा क्या, खाद्य पदार्थों का ग्रहण करना, या फिर गैसों का आदान प्रदान, मतलब अंदर लेना और बाहर निकाल, आदान और क्या करना, प्रदान करना, मतलब बाहर अंदर बाहर लेना। और फिर क्या दिया है कि वर्ज, मतलब जो क्या अवशिष्ट पदार्थ है, ये जो ले रहे हैं खाद्य पदार्थ को ले रहे हैं और गैस ले रहे हैं, फिर क्या है वर्ज पदार्थ, मतलब जो उनके काम के नहीं है, वर्ज
पदार्थों को वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन ठीक। कह रहा है कि जो ये क्या कर रहा है, खाद्य पदार्थों को ग्रहण कर रहा है, फिर गैसों का आदान प्रदान करना, वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन, इन सब क्रियाओं करने के लिए किसी विशेष अंग का किसी क्या विशेष, ये देखिए थोड़ा सा मिल गया पूरा, क्या करने इन सब के लिए किसी क्या किसी विशेष, ऐसा नहीं जिसे कि जो बहुकोष के जीव में अलग अलग होते हैं, किसी विशेष अंग, लेकिन इनमें किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। ये मेन टॉपिक था हमारा, जो किसमें एक कोष की, ठीक है। एक कोष की पदार्थों में न तो खाद्य पदार्थों को अंदर लेना, गैसों का अंदर बाहर लेना, या वर्ज्य पदार्थों को जो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। फिर कह रहा है लेकिन जब जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है, क्या करता है, जैसे कि उस जीव का शरीर का आकार क्या होता है, बढ़ने लगता है। पहले बहुत छोटा था लेकिन उसका आकार क्या हुआ, बढ़ने लगा, तथा शारीरिक अविकल्प अधिक जटिल होता जाता है। और जो उसका शारीरिक अविकल्प मतलब आकार क्या हुआ, बहुत जटिल होने लगा, मतलब बड़ा होने लगा। तब क्या होता है, बहुकोष की जीव, तो क्या बहुकोष की जीव में जैसे बहुत पहले बहुत छोटा था, फिर क्या वो एक बहुत बड़ा जीव बन गया, तो क्या उसकी जो काम करने का तरीका वो क्या है, बहुत जटिल, बहुत कठिनाइयां होने लगी। तो बहुकोष की जीव में सभी कोशिकाएं अपना आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती हैं। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि जो बहुकोष की जीव है, कौन से जीव, बहुकोष की जीव, तो इनके साथ क्या होता है, तो इनका जो होता है बहुकोष की, इनका हर अंग क्या होता है, अलग अलग कार्य करने के लिए, जैसे कि हाथ किसी उठाने के लिए, आंख को देखने के लिए, कान को सुनने के लिए, इसका हर अंग अलग अलग कार्य करता है। जैसे क्या क्या हुआ, तो और देख लिया आगे क्या कह रहा है, बहुकोष की जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती है। जैसे कि आंख हो गया, या फिर कान हो गया, या फिर नाक, या फिर हाथ, फिर पैर, क्या ये सब क्या होती है, सीधे संपर्क में नहीं रहती हैं, क्योंकि बहुकोषी, ऐसा नहीं कि हमारी क्या हुई, कहीं हाथ की कोई सेल निकली, कोई क्या हुई, वो ऑक्सीजन को अंदर ले ली, या फिर कोई सेल निकली उत्सर्जन को उत्सर्जन कर ली, ऐसा बहुकोषी में बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि सबका अलग अलग कार्य होता है। तो एक क्या होती है, जो बहुकोष की जीव होते हैं सीधे संपर्क में पर्यावरण के नहीं रह पाते हैं। क्या होते हैं सब, सीधे संपर्क में, सीधे किसके संपर्क में, पर्यावरण के, जो हमारे वायुमंडल है तो पर्यावरण तो है, पर्यावरण के संपर्क में क्या होते हैं, नहीं रह पाती हैं, नहीं रह पाती है। अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है, आइए, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता पूर्ति नहीं करता। अब देखिए जो विसरण होता है, क्या ये जो विसरण है, ये सिर्फ इसमें एक कोशिकी में, एक कोशिकी में, किसमें, जो क्या कह रहा है कि अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं में आवश्यकता की पूर्ति। अब विसरण क्या करता है, जो एक कोशिका है इसमें बहुत आसानी से, क्योंकि क्या होते हैं इनकी बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनकी क्या होती है, और छोटे इसके साथ साथ क्या होता है, पर्यावरण के संपर्क में पूरी से रहती है, पर्यावरण के संपर्क में, संपर्क में पूरी शरीर रहती है, इसीलिए क्या होता है, विसरण आसानी से कर लेता है। लेकिन बहुकोशिकीय में क्या होता है कि इनका शरीर पर्यावरण के संपर्क में पूरी तरह से नहीं रहता है, सिर्फ पैर ही रहता है, और कोई ऐसा नहीं कि हम लोग लौट के नीचे जमीन से सट करके चलें,
ठीक है, ऐसा तो नहीं बहुकोशिकीय में होता है। ठीक है, तो क्या होता है, एक कोशिकीय तो रहते लेकिन बहुकोशिकीय नहीं रह पाते, इसलिए क्या विषण जो है सिर्फ एक कोशिकीय में ही ऑक्सीजन के पूर्ण रूप से प्रयुक्त कर पाता है, बहुकोशिकीय में नहीं कर पाता है। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, कह रहा है हम पहले देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। अब कह रहा है कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, क्या है, जिनमें बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें हर अंग क्या होते हैं, अलग अलग काम करने के लिए वो प्रयोग की, वो हाथ है तो लिखने का काम करेगा या फिर कोई चीज उठाने का काम करेगा, ठीक है, करेगा। फिर कह रहा है इन विशिष्टीकृत ऊतकों के साथ जीवों के शरीर में उनके संगठन परिचित है। अब कह रहा है जो विशिष्टीकृत क्या उनके जीवों के शरीर में उनके अंग, कि हम जो बहुकोशिकीय जीव हैं हम जानते हैं कि इनका कौन सा अंग क्या कार्य करेगा, यह हम बहुत भली बात यानी अच्छे तरीके से जानते हैं। कह रहा है फिर अतः इनमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्गढ़ा विशिष्टीकृत ऊतकों कार्य। देखिए अंतर्गढ़ा मतलब होता है कि किसी चीज को हम अपने अंदर, जैसे भोजन को हम क्या कहते हैं शरीर के अंदर लेते हैं, ठीक है, तो अंतर्गढ़ा मतलब होता है कि अंदर लेना शरीर के, जैसे अंदर, अंत मतलब अंदर लेना। फिर अंतर्गढ़ में विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य। अब ये जो अंतर्गढ़ में जैसे हम भोजन ले रहे हैं तो क्या होता है, शल्य के ऊतक हमारे श्वास नली में जो कि बहुत हेल्प करता है, परंतु इसमें एक समस्या पैदा होती है। लेकिन क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि जो भोजन तथा ऑक्सीजन अंतर्गढ़ की विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य होता है, तो इसमें एक समस्या भी होती है कि भोजन तथा ऑक्सीजन क्या करता है, अंदर जो लेता है, तो इन ऊतकों का कार्य क्या होता है, यही कार्य होता है। फिर कह रहे क्या कार्य होता है कि वही काम करेंगे जो उनको दिया गया है, परंतु इससे एक समस्या पैदा हो सकती है। क्या एक समस्या मतलब एक कठिनाई पैदा हो सकती है। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन अंतर्गढ़ कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता, परंतु शरीर के सभी भागों को इसकी आवश्यकता होती है। अब कह रहा है कि परंतु एक समस्या पैदा होती है कि यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्गढ़ कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा होता है, तो हाँ ऐसा है कि जो भोजन का अंतर्गढ़ कुछ विशिष्ट अंगों से ही होता है, जैसे कि मुंह से ही हमारे होता है। लेकिन क्या होता है, जो भोजन हम मुंह से कहते हैं, लेकिन क्या होता है इसकी पूरी शरीर में आवश्यकता होती है, क्या करने के लिए, ऊर्जा देने के लिए और भी अलग अलग विटामिन प्रोटीन देने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भोजन एक ही कोई काम करता है, तो क्या होती है उसकी आवश्यकता होती है। और यह आवश्यकता क्या करती है, इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र। अब क्या किया हमने, जो भोजन किया तो हमने एक जगह से किया, लेकिन इसको शरीर के विभिन्न भागों में ही पहुंचाना है ना, तो जो पहुंचाने का काम क्या करेगा, वहन तंत्र करेगा। देखिए एक टॉपिक ये भी हमें पढ़नी है, क्या कह रहा है कि इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की आवश्यकता होती है, वहन तंत्र की आवश्यकता। मतलब ये जो भोजन है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, वहन तंत्र की आवश्यकता होगी। आगे और देखें थोड़ा सा कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में किसमें, जब रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन स्रोत ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है। अब ये जो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एक कार्बन स्रोत है, क्योंकि जो पृथ्वी पे क्या कार्बनिक आधारित अणु जो भी हम कर रहे हैं उनमें सब में जो भी हम खा रहे हैं उनमें क्या कार्बन आधारित अणु है, और ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। जो रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन स्रोत है और ऑक्सीजन के उपयोग किसके, ऊर्जा प्राप्ति के लिए। ऑक्सीजन क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा है, ऑक्सीजन मिल करके शोषण कर रहे हैं जिससे हमें ऊर्जा मिल रही है। फिर कह रहे हैं तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं, और क्या बनते हैं, उपोत्पाद बनते हैं। जैसे कि क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन क्या, CO2, तो एक क्या हुआ, उपोत्पाद बना। मतलब जो दो मिल करके एक किसी नई चीज को बना उसे को उपोत्पाद कहते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि हानिकारक भी होते हैं। अब क्या कि हमने जब भोजन खा लिया, इसको जो आवश्यकता ऊर्जा बन गई, और क्या हुआ एक जगह जहाँ जिसकी जरूरत थी उसको पहुंचा दिए, फिर कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, बहुत ही हानिकारक होते हैं, ठीक है। नहीं कि जैसे कि हम पेशाब करते हैं तो हमारे शरीर के हानिकारक, अगर हम इसको रोके ही रहे यूरिन को, तो क्या करेंगे, ये शरीर हमारे शरीर की कुछ हानिकारक बैक्टीरिया फैला देगी अंदर। तो क्या होगी, हम ऐसा नहीं कि भोजन कर ले तो हम उसके अंदर ही रखें, कुछ हानिकारक भी निकलते हैं पदार्थ जिन्हें हम शरीर से बाहर निकालना बहुत ही आवश्यक है। इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के अंदर बन रहे हैं इनको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। जैसे कि हम क्या किए, हमने ऑक्सीजन को लिया,
ऑक्सीजन को लिया तो क्या हुआ, इसमें कार्बोहाइड्रेट था तो क्या हुआ, कुछ CO2 बने, इससे ग्लूकोज। ऐसे नहीं कि ऑक्सीजन से कार्बन कार्बन सब बन गए, ठीक समझ जाइएगा। ठीक, तो क्या हुआ, CO2 मिला, H2O मिला, फिर क्या मिला, ATP यानी ऊर्जा बनी, अर्थ से ATP। तो क्या हुआ, इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालने का काम करेंगे। फिर कह रहा इस परिक्रम में हम उत्सर्जन कहते हैं। तो जो हम शरीर से अपने क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है, मतलब बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में इन नियमों का बहुत अच्छे से पालन किया जाता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ से निकालना ही है, तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। और क्या होगा, उत्सर्जन करने के लिए कोई एक विशिष्ट ऊतक हो जाएगा जो सिर्फ क्या काम करेगा, उत्सर्जन का ही काम करेगा। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका के उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होगी। अब कह रहे जो परिवहन तंत्र की आवश्यकता क्या होगी, अपशिष्ट पदार्थों को परिवहन तंत्र तक पहुंचाने का काम होगा। आइए हम जीवन के अनुरक्षण के करने वाले आवश्यक परिक्रमों के बारे में एक एक करके विचार करें। अब देखिए जो हमारे शरीर के अंदर क्या है, जो देख रेख कर रहे हैं, या फिर जो हमारी कमी और ज़्यादा हो रहा है उसको बाहर निकालना, जिसकी कमी अंदर लेना, जो ज़्यादा है उसको बाहर निकालना, ये सब भी प्रोसेस हो रहे हैं, तो उसको हम आगे देखेंगे। तो हमारा ये टॉपिक आज खत्म हो रहा है लेक्चर से। तो आप लोग बहुत ही मेहनत से पढ़ें, ठीक है। तो हम लोग और ही अच्छे से समझाने की कोशिश आप करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।